हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़हर कैलाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। तो व्यूवर, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जहां कभी भारी मिकदार में भूख और बेरोजगारी अरूज पर थी। क्राइम बहुत ज्यादा हो चुका था, लोग ड्रग्स के आदी थे, जहां हर तरफ दंगे और लड़ाइयां देखने को मिल रही थी और पॉपुलेशन और जाहलियत अरूज पर थी। शायद आप सोच सकते होंगे कि क्या हालत होगी ऐसे मुल्क की, लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं साल 1965 की सिंगापुर मुल्क के बारे में। लेकिन तकरीबन एक ऐसा बदलाव देखने को मिलता है इन 25 सालों में कि दुनिया देखती ही रह जाती है। सिंगापुर एक हाईली डेवलप और एक हाईली इनकम वाला मुल्क बन जाता है। आज के दिन में टॉप 5 अमीर तरीन मुल्कों में नाम आता है सिंगापुर का। दुनिया का साफ सुथरा मुल्क, ना के बराबर क्राइम रेट और ना के बराबर करप्शन, और बना एशिया का नंबर 1 मुल्क। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? सिंगापुर मुल्क कैसे एकदम से दुनिया में टॉप 5 मुल्कों में शुमार किया गया, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क, ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की टोटल आबादी 57 लाख है और इस मुल्क का कुल रकबा 710 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये भी कि सिंगापुर का मतलब है शेरों का शहर, यानी द लायन सिटी। सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर्स में गिना जाता है। 4 वो मुल्क जो जदीद तर्ज जिंदगी के आसार जाहिर करते हैं, जिनमें साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। ये वो मुल्क हैं जो हाईली जीडीपी के साथ एशिया के सबसे ज्यादा जीडीपी बटोरने वाले मुल्क हैं। अगर इस मुल्क में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ हर मजहब के लोग आबाद हैं, जिनमें 5 मेजर मजाहिब शामिल हैं, जिनमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम, टॉस्ट और सिख कौम के लोग शामिल हैं। अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो ये मुल्क कभी इंडोनेशिया के कब्जे में रहा, तो कभी ये मुल्क पुर्तगाल की कॉलोनी बना रहा। फिर इस मुल्क को बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर ने खरीद लिया था। ये बरतानिया की पहली एंट्री थी, जो 1819 में थॉमस रेफल्स ने इस मुल्क को एक फ्री बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस मुल्क से जो भी जहाज गुजर रहे थे उन्हें कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से सिंगापुर में फ्री ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। ज्यादातर जहाज इस पोर्ट को रीफिलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। यह सुनकर लग रहा होगा कि सिंगापुर काफी डेवलप होना शुरू हो गया था। असल में सच कुछ और था। असल में बरतानिया ने सिंगापुर में ओपियम यानी अफीम की प्रोसेसिंग शुरू कर दी थी। इस काम के लिए बरतानिया ने चाइना के लोगों को लगाया हुआ था और ये चाइना के लोग उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। इनके एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग ड्रग एडिक्ट यानी नशे के आदी हो चुके थे। हजारों की तादाद में चाइनीज लोग नशे के आदी हो चुके थे। ड्रग्स एडिक्ट की वजह से क्राइम बढ़ने लगा, लोग चोरी करने पर मजबूर हो गए थे। 1941 में एक अंदाजा लगाया गया था कि 6500 नशई थे सिंगापुर में, और 1941 की बात करें तो जमाना था वर्ल्ड वार यानी जंग अजीम दोयम था। 15 फरवरी 1942 में जापानी फौज सिंगापुर और मलेशिया में कब्जा कर लेती है। अगले 4 साल तक सिंगापुर में जापान का राज रहता है और जापान पूरी तरीके से सिंगापुर को तबाह कर देते हैं। जब तक जापान सिंगापुर को छोड़कर जाता है तब तक सिंगापुर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जहां बिल्डिंग्स पूरी तबाह हो चुकी हैं, लोग बेरोजगारी और भूख नंगी का शिकार हो चुके हैं, अस्पताल तबाह हो चुके हैं और लोगों की बीमारी के लिए इलाज करने के लिए कोई भी कैंप या अस्पताल मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोग जराइम करने में मजबूर हो गए थे। अब सिंगापुर एक स्लम मुल्क बन चुका था। एक बार फिर जब वर्ल्ड वार 2 यानी जंग अजीम दोयम खत्म हो गई तो बरतानिया एक बार फिर से सिंगापुर का कंट्रोल संभाल लेता है। उसे थोड़ा बहुत संवारता है, लोगों के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि जो लोग भूखमरी के शिकार हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया भी मुल्क छोड़कर जाने की तैयारी करता है और 1948 में इलेक्शन करवाई जाती है जो बरतानिया की सरबराही में होते हैं, और यहीं से शुरू होती है सिंगापुर की तरक्की की कहानी। इस इलेक्शन को जीतकर सिंगापुर के जो पहले सदर बने उनका नाम था ली कुआन यू। यही वो शख्स था जिसने इस मुल्क की काया पलट कर रख दी थी। जो मुल्क इस तरह तबाह हो जाए वो कैसे सरवाइव करेगा, यही सोच रहा था इस मुल्क का सदर। इसलिए उसने मलेशिया के साथ को जोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। यही हुआ था इस वक्त भी। तो क्या हुआ, ली कुआन यू ने मलेशिया से अलहदा होने का फैसला कर लिया, जो कि 1965 में वजूद में आया। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क बनकर वजूद में आया जहाँ के लोगों के पास ना तो कोई जॉब्स थी और ना खाने पीने के लिए कोई सामान। हर तरफ दंगे और भूख मरी देखने को मिल रही थी। यहीं से शुरू हुआ इस मुल्क का निज़ाम बदलने का टाइम। उस वक्त इस मुल्क के सदर ने सबसे पहले तो एक तंजीम बनाई जिसमें 5 मुल्क शामिल हों, क्योंकि ये मुल्क छोटा था और गरीब था तो इसे हर तरफ से खतरा लाहक था। ये एक ऐसी तंजीम थी कि जिसमें मुआहदे हुए थे कि चाहे जो हो कि ये मुल्क हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। और फिर इसके बाद ली कुआन यू ने फौज बनाई, मुल्क का
16 साल का हर नौजवान फौज में हिस्सा लेगा। अब अगर किसी भी मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है तो सबसे पहले इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और सिंगापुर ने यही किया। मुल्क की सरकार बहुत ही अच्छी तालीमी निज़ाम को यकसा कर देती है और फीस बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फिर इस मुल्क के सदर ने एक यकसा पॉलिसी का आगाज किया जहाँ हर कौम का फर्द, चाहे वो किसी भी कौम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, सिंगापुर में हर तरह के हकूक बराबर के मिलेंगे। इसी बात को यकीनी बनाने के लिए एक और कमेटी तश्कील दी गई। उसके बाद उन्होंने सफाई सुथराई का आगाज किया, क्योंकि उन्हें लगता था अगर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो मुल्क को साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। मुल्क को साफ रखने के लिए साल में 1 या 2 दफा एक इवेंट रखा जाता था जिसमें हर अफसर, हर अमीर गरीब, हत्ता के ली कॉन यू भी खुद इस इवेंट में हिस्सा लेते थे। ये कोई शोबाजी वाला इवेंट नहीं होता था कि बस वीडियो बनाई, लोगों को दिखाया और इवेंट खत्म, बल्कि मुल्क के हर गली और हर चौराहे में कूड़ा क्रिकेट फेंकने वाले ड्रम रखे गए और जगह जगह पब्लिक वॉशरूम बनाए गए ताकि माहौल को ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रखा जाए। इसके साथ ही साल 1992 में च्युइंगम को भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा बड़े कानून नाफिज किए जाते हैं जिसमें कानून की नाफरमानी करने वाले को भारी फाइन्स होंगे। इसके बाद ली कॉन यू एक नई पॉलिसी को सरंजाम देता है जिसमें बेघर लोगों के लिए एक अच्छे और खूबसूरत और उम्दा अपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिनमें 26,000 खानदानों को शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद बिजली, गैस और पानी के मसाइल को हल किया गया। यहाँ 80% लोग ऐसे आज भी सरकारी अपार्टमेंट में रहते हैं। इसी वजह से सिंगापुर में बेघर लोगों की तादाद ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इसके बाद एक और नए कानून को नाफिज किया गया जो रेहड़ियों और ठेलों वालों के खिलाफ था। जो लोग रोड के साइड पर रेहड़ियां और ठेले लगाकर खड़े होते थे, उनकी रेहड़ियां हटाकर उनको अच्छी और हाई लोकेटेड जगहों पर दुकानें बनाकर दी गई। क्योंकि ये मुल्क छोटा था तो इस मुल्क में रोड और हाईवे बनाना मतलब जगह को और छोटा करना था। इसलिए गाड़ियों को कम करने के लिए सिंगापुर सरकार ने सरकारी ट्रांसपोर्ट को ज्यादा करने के लिए गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में भारी टैक्स आयद किया ताकि लोग गाड़ियों को खरीदने से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अहमियत दे। इस मुल्क में अस्पतालों में फ्री इलाज किए जाते हैं। अच्छा, अगर हर चीज को मद्देनजर रखें तो लगता है जैसे इस मुल्क की गवर्नमेंट काफी टैक्स चार्ज करती होगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इस मुल्क में कम से कम 2% और ज्यादा से ज्यादा 4% टैक्स लोगों पर आई है। तो सवाल ये उठता है कि सिंगापुर की सरकार के पास पैसा आता कहां से है? असल में सिंगापुर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जिन्हें सिंगापुर की सरकार खुद ही रन करती है, जिससे इस मुल्क की सरकार काफी पैसा जनरेट कर लेती है। सिंगापुर का एयरपोर्ट भी सिंगापुर की तरक्की की एक बड़ी मिसाल है। पूरा का पूरा शहर बसा रखा है इस एयरपोर्ट में। और एक बड़ी बात इस मुल्क में करप्शन ना के बराबर है, क्योंकि इस मुल्क में हर सरकारी मुलाजम की सैलरी बहुत अच्छी है जिससे इनकी जिंदगी का दरगुजर अच्छा होता है। इसके बाद पॉलिटिशियन को तनख्वाह इतनी ज्यादा दी जाती है कि आप यकीन ही नहीं करोगे, आज के दिन में जो इस मुल्क का सदर है उसकी सैलरी अमेरिका के सदर जो बाइडेन से दोगुनी है। इसकी सैलरी तकरीबन $16,10,000 है। ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की सैलरी से भी अच्छी है। इतनी ज्यादा सैलरी के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि वो करप्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और इसके बावजूद भी अगर कोई करप्शन करता है तो उसे $1,00,000 जुर्माना और 5 साल की सजा दी जाती है। शुरुआत में सिंगापुर में इंडस्ट्री से मुल्क को रन करने की पहल की गई, लेकिन ली कॉन यू ये कभी नहीं चाहता था कि हमारा मुल्क इंडस्ट्रियल मुल्क बने। वो चाहता था कि इस मुल्क के लोग हुनरमंद हो, इसलिए उन्होंने लोगों को इस काबिल बनाने के लिए दिन रात खुद भी मेहनत की। हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ली क्योन यू कभी ये नहीं चाहते थे कि लोग इनको जैसे अमूमन दूसरे मुल्कों में होता है इनके स्टैचू या इनके मॉन्यूमेंट बनाए। वो एक सादा और अजीम इंसान थे। वो चाहते तो लोगों को इस कदर कायल कर सकते थे कि लोग इनकी पूजा तक करते, क्योंकि ये वो इंसान था जिसने सिंगापुर को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। सिंगापुर के बहुत से लोग इन्हें एक खुदगर्ज डिक्टेटर के नाम से भी पहचान करवाते हैं। अगर ली कॉन यू जैसा डिक्टेटर या खुदगर्ज इंसान हमारे मुल्क में भी आ जाए तो हम भी सिंगापुर जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।